आपने लैंड जिहाद, लव जिहाद इत्यादि मुद्दों पर हमारे यहाँ राजनीतिक दलों, खास करके मैं दलों का नाम नहीं लूँगा, एक दो ही दल हैं जो इस पर चर्चा करते हुए नजर आते हैं, बराबर आते हैं। मीडिया के घराने भी बहुत ज़्यादा शोरगुल करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन कभी आपने सुना कि कहीं शिक्षा जिहाद का भी शोरगुल सुनाई दिया हो? आप कहेंगे सर नया शब्द क्या है? आपके दिमाग में यह भी शब्द कभी कभी चीजें उठती होंगी कि बतौर एक जिम्मेवार पद पर रहते हुए ऐसे विषयों पर इतना खुलकर बात करना उचित नहीं है। मैं भी मानता हूं और जितने सेकुलर आप लोग हैं उससे मैं कहीं ज्यादा सेकुलर पहले था, लेकिन तभी तक था जब तक मैं नादान था। मुझे किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, न तो किसी को सफाई देने की आवश्यकता है कि आज भी मेरे अंतरात्मा में केवल मनुष्य ही नहीं, आप कहते हैं मानवाधिकार, केवल मनुष्य ही नहीं, इस सांसारिक चराचर जगत में जो भी जीवात्माएं हैं, जड़ चेतन, सबके प्रति मेरे अंदर अनुराग है और सबके प्रति मेरे अंदर करुणा है। लेकिन हम उनके प्रति कितना अनुराग रख सकते हैं जो हमें हम केवल और केवल डसने पर ही माता हूं। हम किसी मजहब के खिलाफ यहां नहीं बात कर रहे हैं, हम किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो घटनाएं परिघटनाएं हो रही हैं, अगर उन घटनाओं परिघटनाओं की मैं आलोचना कर रहा हूं और उन परिघटनाओं से के प्रति अगर किसी की हमदर्दी है तो इसको मजहब से अगर जोड़कर देख रहा तो उसमें मेरा क्या गुनाह है? अगर एक विशेष मजहब के द्वारा उन घटनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है तो अगर उनको कष्ट हो रहा है तो इसमें मेरा क्या गुनाह है? मैं तो किसी मजहब को दोषी ठहरा नहीं रहा हूं। मैं तो जो घटनाएं हो रही हैं, मेरे पास जो आंकड़े हैं, बाकायदा आप भी जाइए सर्च कर लीजिए, आप भी देख लीजिए कि क्या उस असत्य हैं, और असत्य है तो आप मुझे टिप्पणी करके समझा सकते हैं, मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा। आते हैं अपने विषय पर। इस समय शिक्षा जिहाद के रूप में अगर हम देखें तो हमारा देश मानसिक जिहाद से के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान में छात्र और अध्यापक दोनों ही इस संक्रमण के शिकार हैं। नए नए जो हमारे अध्यापकों की नवनियुक्ति हो रही है, ये अध्ययन अध्यापन से नहीं आ रहे हैं, ये जिहाद के माध्यम से आ रहे हैं, और वही जिहादी सोच जो इनके दिमाग में ठूस ठूस के डाल दी गई है, वही वो छात्रों को रोपित कर रहे हैं। और हमारा छात्र, हमारा अभिभावक इसको समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। वो मानता है कि ये शिक्षा का एक अंग है, ये शिक्षा का पाठ्यक्रम का क्लास का एक अंग है। प्रश्न उठता है चर्चा में क्यों? तो इससे पहले पूर्व में आपने ध्यान दिया होगा, एक फिल्म आई थी केरल स्टोरी, उसमें भी इस विषय पर थोड़ा बहुत दृष्टि डाला गया है। अगर समय हो तो थोड़ा आप देख सकते हैं। वैसे मैं फिल्मों से दूरी बनाने की बात करता हूं, लेकिन केरल स्टोरी पर इसलिए कर रहा हूं। पहले मैंने भी सोचा कि ये फिल्में, इस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जब मैंने वर्तमान में देखा कि नहीं, वास्तविकता के साथ इस फिल्म का सरोकार, अब पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन 40-50% तो नजर आता है। आपने अभी देखा केरल में चुनाव हुए और चुनाव के पश्चात वहां वामपंथी सरकार विघटित हुई और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के गठबंधन वाली सरकार सत्ता में आती है, जिसमें सतीशन महोदय मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। आप यह सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे, अरे सर मुस्लिम लीग तो 1946 वाली 40 वाली जो है वो लोग कब चले गए हो, 1906 में जिसका गठन हुआ था उसकी बात कर रहे हैं, उसी की टू कॉपी, बस इसके नाम के आगे जोड़ दिया गया भारतीय मुस्लिम लीग। नाम में भारतीय जोड़ देने से आपके अंतरात्मा की सोच नहीं बदल जाती है, सोच अभी भी वही है। और यहां पर मुझे ताज्जुब सबसे बड़ी बात ये हुई कि मैंने, लोग देख रहे हैं फतीसन होंगे कि वेणुगोपाल होंगे, मैं ये देख रहा था कि शिक्षा मंत्रालय किसके पास जा रहा है। और शिक्षा मंत्रालय को लेकर के पहले मेरे दिमाग में चीजें नहीं थी, जब इनके बीच आपस में झड़प देखने के लिए मिला, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, कि मुस्लिम लीग जो है बड़ी जोर दे के कह रही है कि भैया शिक्षा मंत्रालय मेरे पास रहना चाहिए, और मिला भी उसको, मेरे पास रहना चाहिए।
तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें जो है तुरंत वहाँ को होने लगी, सुगबुगाहट होने लगी कि ये बताइए जो उत्तर प्रदेश में चले आइए, मध्य प्रदेश में चले आइए, महाराष्ट्र में चले आइए, राजस्थान में चले आइए, यानी इन सारे प्रांतों में आप चले जाइए, तो यहाँ पर मंत्रालय को लेकर के जो होड़बाजी देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि भैया पीडब्ल्यूडी विभाग कौन पाएगा, गृह मंत्रालय कौन पाएगा। यानी यहाँ रौब, रुतबा और पैसे वाले मंत्रालयों की खोज की जाती है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय में ना तो रौब कोई है, ना रुतबा है, ना पैसा है, फिर उसके लिए इतनी जो है खींचातान क्यों। वहीं से मैंने इसके वास्तविकता को खंगालने के लिए खोजना शुरू किया। सच्चाई यह है कि हमारे यहाँ अगर किसी को शिक्षा मंत्रालय दिया जाए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे प्रांतों में, तो दिल से उसको स्वीकार भी करना चाहता, वो नाराज हो जाता है पार्टी से अपने। कहता बताइए मैं इसी लायक था, मुझे शिक्षा मंत्रालय उठा के देके झुंझुना पकड़ा दिए, वो नाराज हो जाता है भाई, और वहां झगड़ा चल रहा है। थोड़ा सा आप केरल के इतिहास में जाना चाहेंगे। अगर हम केरल के इतिहास को खंगालें तो यह वही धरा है जहां आदि शंकराचार्य अवतरित हुए। यह वही धरा है जहां आदि शंकराचार्य के द्वारा सनातन के संवर्धन और संरक्षण के लिए 4 मठों की 4 दिशाओं में स्थापना की गई थी। यह वही धरा है जहां मोपला का नरसंहार हुआ, भीफड़ नरसंहार, जहां लगातार 1957 से वामपंथी और जो है जिहादी सरकारें बनी हुई हैं, और उसके बावजूद भी अभी भी हिंदू आबादी 50%, लगभग 10 साल पहले की जो मेरे पास आंकड़ा था 2000 उसमें बनी हुई थी। अभी भी 50% आबादी हिंदुओं की है। पहले तो मैं जानता था कि 10-20% होगी, लेकिन मैंने आंकड़ा देखा तो 50% है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो 1957 से लेकर जब से वहां वामपंथी सरकार अस्तित्व में आई और आज तक का अगर हम आंकड़ा खोजें तो लगभग अधिकांशतः समय तक मुस्लिम लीग के पास ये मंत्रालय रहा है। आज से लड़ाई नहीं चल रही है, अधिकांशतः समय से। और मैंने आंकड़ा खोजा तो उसमें 23 वर्ष तक लीग के पास, 14 वर्ष तक ईसाइयों का इस पर कब्जा रहा है। वर्ष 1962 से 64 यानी केवल 2 वर्ष के लिए एकमात्र सनातनी या सनातन में आस्था रखने वाला कोई शिक्षा मंत्री बना, और उसका नाम था आर शंकर, यानी वही शंकराचार्य की धरती का आर शंकर। बाकी 2-1 हिंदू हुए, लेकिन दुर्भाग्य कि वह हिंदू जो केवल कागजी हिंदू हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वामपंथी व नकृष्ट हिंदू भी यदि उन पदों पर विराजमान होगा तो उसकी क्या नियति और क्या नीति होगी। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 3500 स्कूल केरल में, 10 साल पूर्व का मैं बता रहा हूं, पहले आंकड़ा है, मेरे पास भी नया कोई आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है। ये स्कूल संचालित हो रहे हैं, 3500 स्कूल केरल में टोटल संचालित हो रहे हैं, जिसमें हिंदुओं के द्वारा 200 स्कूल मात्र संचालित हो रहे हैं। ये 3500 स्कूल केवल और केवल ईसाइयों और मुस्लिमों के द्वारा संचालित हो रहे हैं, और हिंदुओं के द्वारा केवल 200 स्कूल। और आप देखेंगे कि उन 200 ही स्कूलों में, जो 200 हिंदू संचालित स्कूल हैं, उसमें भी अधिकांशतः सेकुलर हैं, जो अपने आप को संविधान के उपबंधों के अनुरूप संचालित करते हैं। और यह दुर्भाग्य है कि हमारे संविधान की धारा अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को तो धार्मिक संस्थानों को चलाने का अधिकार है, लेकिन बहुसंख्यक नहीं चला सकता है। चलिए ठीक है, हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में चला पाए, लेकिन वह 9 प्रांत, 9 स्टेट भारत के जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, उसकी आबादी अल्पसंख्यक है, वहां भी हिंदुओं के लिए अधिकार नहीं है। और ये हमारा जो है वेद से भी पवित्र संविधान है, जिसको हमें स्वीकार करने के लिए थोप दिया गया है। कारण अगर हम देखें तो यहां पर शिक्षा मंत्रालय में जो इतनी होड़बाजी की वो देखी जाती है, जद्दोजहद, तो वहां भर भर के केरला में मजहबी स्कूलों में मजहब विशेष के छात्रों को नंबर दिया जाता है। और नंबर इसलिए दिया जाता है कि पहले आप जानते थे कि चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे कोई भी प्रतिष्ठित संस्थान हो, पहले जो है अंक के आधार पर उनकी मेरिट बनती थी, उसी के आधार पर उनका प्रवेश होता था।
तो दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आप चले जाते तो अधिकांशतः जो है केरल के छात्रों का वहाँ वर्चस्व बना हुआ था। जब से जो है प्रवेश परीक्षा आया तब से कुछ वो वर्चस्व टूटा। तो ये भर भर के उनको नंबर देने की जद्दोजहद थी। 180 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज केरल में हैं, जिसको एडेड आप कहते हैं, जिसमें 86 के प्रबंधक या प्रबंध तंत्र 86 ईसाइयों के अधीन है और 35 मुस्लिमों द्वारा संचालित है। और आंकड़े मैं आपके सामने कुछ रख दूं, अगर टोटल हम प्रोफेशनल कॉलेज देख लें जिसमें आईआईटी आप मेडिकल और दुनिया भर को लेके चलते हैं, तो कुल 500 कॉलेज हैं, जिसमें 100 सरकारी हैं, 100 हिंदुओं द्वारा संचालित हैं और 300 संस्थान उसमें ईसाइयों और मुस्लिमों द्वारा संचालित हो रहे हैं। ईसाई कॉलेजों में व मुस्लिमों कॉलेजों में छात्रों को वेटेज दिया जाता है, यानी जो ईसाई कॉलेज होंगे और जो मुस्लिम अल्पसंख्यक कॉलेज होंगे, जो धार्मिक कॉलेज होंगे, वहाँ ईसाई वाले अपने ईसाई छात्रों को और मुस्लिम वाले अपने मुस्लिम छात्रों को वेटेज देते हैं, लाभ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिसको आप आरक्षण यहाँ कहते हैं, वो वेटेज शब्द से किया जाता है कि अगर आपका 7% नंबर ज़्यादा है और उनका 5% कम है तो भी प्रवेश में उनको वरीयता दी जाएगी। और हिंदू जो है, जो संस्थान हैं, वो ना घर के हैं ना घाट के हैं, क्योंकि हिंदू संस्थान संविधान के द्वारा संचालित होंगे और वहाँ सबके साथ समानता रहेगी। तो ना तो हिंदुओं को वहाँ अल्पसंख्यक संस्थानों में कोई फायदा मिलने वाला, बल्कि 5% 8% का उनका नुकसान ही उठाना पड़ता है। और अपने संस्थान जो हैं वो चूंकि संविधान के द्वारा संचालित होंगे तो वहाँ भी उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, वहाँ भी वो लाभ की कोई अपेक्षा या उम्मीद नहीं कर सकते। इस प्रकार मैंने कहा कि वो ना घर के हैं ना अपने घाट के बच्चे हैं। और उनके दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया गया है कि चूंकि ये चीज़ें इसलिए चल रही हैं क्योंकि संविधान के नियम और प्रावधान में हैं, तो इसलिए इनको हम कोई दोष नहीं दे सकते, ये तो संविधान का हिस्सा है तो संविधान को हमको मानना पड़ेगा। यानी ये उनके दिमाग में भर दी गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद वहाँ का हिंदू ये मानता है कि नहीं, इसके लिए हम किसी को दोषी नहीं कह सकते, ये तो संविधान का एक हिस्सा है। ये उनके दिमाग की उपज है। उनको ऊंचा अंक दिया जाता है, मजहबी छात्रों को कम अंक पर उनको प्रवेश दिया जाता है और ऊंची फीस हिंदुओं को बदले में देनी पड़ती है, उनको फीस में भी छूट दिया जाता है। ऊंचे अंक हिंदुओं को लाने पड़ते हैं, उनको अंक भी छूट जाता है। और जाहिर सी बात है कि जो वहाँ पर छात्रवृत्ति आती है उसमें भी जो हिंदू आबादी के छात्र हैं उनके साथ दोहरा बर्ताव होता है, कम पैसा होता है। इन संस्थानों में जो मजहबी संस्थानें हैं, हिंदुओं को चारित्रिक तौर पर पथभ्रष्ट करके वहाँ छात्रों को बरगलाया जाता है, उनका धर्मांतरण किया जाता है और छात्राओं को बरगलाकर उनका यौन शोषण किया जाता है, मतांतरण किया जाता है, मस्तिष्क का परिवर्तन किया जाता है। चैतन्या कुमारी का केस शायद आप लोगों के दिमाग में कभी ना आया हो, उसको छिपा दिया गया। लेकिन चैतन्या कुमारी का केस, ऐसे कई केस आए, लेकिन चैतन्या कुमारी का केस क्योंकि इसलिए उभर के सामने आया था क्योंकि ये चीज़ें जो है उस समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में चीज़ें चली हैं। तो शायद कोई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर उस समय न्यूट्रल व्यक्ति बैठा रहा हो, नहीं तो काहे का वो भी संज्ञान लेता, संज्ञान में आती है। और इसमें चूंकि चैतन्या कुमारी का मौत हो जाता है इसी यौन शोषण में। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा संज्ञान में चीज़ों को लेने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में चीज़ों को लाने के बाद आज भी दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य के साथ जो मुझे कहना पड़ रहा है कि आज तक उन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उन्हें राजनीतिक और आर्थिक संरक्षण मिला हुआ है। राजनीतिक संरक्षण की बात आप लोग करते हैं, आर्थिक संरक्षण पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। उनको चंदे दिए जाते हैं विदेशों से, अपने देश से उनको चंदे दिए जाते हैं और उन चंदों से महंगे महंगे वकील रखते हैं। उन चंदों से वो जो है पुलिस प्रशासन और जो उस केस की छानबीन करने वाले लोग होते हैं, तफ्तीश करने वाले लोग होते हैं, उनको खरीदने का कार्य करते हैं और अंत में बच निकलते हैं। अगर आपको ना चीज़ें यकीन हो तो निदा खान वाला केस देख लीजिए, भी जो तत्काल जो है मुंबई में हुआ TCS वाला। कहने के लिए कहा गया जो है बैठ के यह तर्क दिया जा रहा है कि वो गरीब बच्ची थी, 2 पैसा कमा के अपना नौकरी पेट पालती थी और उसको जानबूझ के फंसाया जा रहा है। ठीक हो, गरीब बच्ची थी ना, मैं मान लेता हूँ वो गरीब बच्ची थी, लेकिन उस गरीब बच्ची की स्थिति देखिए कि आज एक नहीं वकीलों की एक फौज लगी हुई है और वह वकील हैं जिनको करोड़ों की फीस है। एक गरीब बच्ची करोड़ों की फीस देकर वकीलों की फौज खड़ी कर रही है।
मैं नहीं कह रहा हूं कि निदा खान के पास करोड़ों रुपए हैं, सच्चाई है कि नहीं है उसके पास, लेकिन ये करोड़ों रुपए कहां से उसके पास आ रहे हैं, इस पे क्या विचार किया जाना आवश्यक है कि नहीं है? आप स्वयं निर्णय लीजिए। आज अगर हम देखें तो वे केवल 50% होने के बावजूद आज केरल में हिंदू जो है 50% होने के बावजूद केवल कागजी मात्र बनकर रह गए हैं, मानसिक तौर पर संक्रमण के शिकार हैं। और आज वहाँ का हिंदू, या वहाँ का ही क्यों, आज हम उत्तर भारत में भी उठा के देख लें तो हमारे यहाँ अधिकांशतः हिंदू आबादी जो 2 पैसा पढ़ लेते हैं वो अपने आप को नास्तिक बताने में गर्व की अनुभूति करते हैं। ये मानते हैं कि अगर मैं स्वयं को नास्तिक बता रहा हूँ तो ये माना जाएगा कि मुझसे ज़्यादा शिक्षित और मुझसे ज़्यादा विद्वान दुनिया में कोई नहीं है, तो भी अपने आप को नास्तिक बताने में गर्व की अनुभूति करते हैं। केरल से बाहर भी अगर हम चल के देख लें तो हमारे यहाँ क्या अब यह सच्चाई नहीं है कि अभिभावक अपने बच्चे को सेंट उपाधि वाले नामों या स्कूलों में पढ़ाने में गर्व की अनुभूति करते हैं? इसके पीछे कुछ सकारात्मक भी कारण है, कुछ नकारात्मक भी कारण है। सकारात्मक कारण में देखें तो उसके लिए हम स्वयं भी उत्तरदायी हैं। जैसे हम लोग जो है कहीं ना कहीं उन अभिभावकों को, उन बच्चों को ऐसे जो है उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान, बेहतर शिक्षण संस्थान देने में विफल रहे हैं, जिसके कारण उन्हें अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजने के लिए विवश होना पड़ रहा है। यह सच्चाई है। शासन भी देने में विफल रहा है और हम हिंदू समाज भी देने में विफल रहे हैं। हमारे यहाँ स्कूल होता है तो क्या होगा कि नहीं, बच्चों को डांटिए मत, बच्चों को ताड़िए मत, बच्चों को अनुशासित मत कीजिए, बच्चों की संख्या कम हो जाएगी। जबकि वही फ्रंट लगे नामे वाले स्कूलों में चले जाइए, मार के हथवा पैरवा तोड़ देते हैं और कहीं कोई उंगली उठाने वाला नहीं होता है। तब नंबर आते हैं, तब नंबर बढ़ते हैं, ऐसे नंबर नहीं बढ़ते हैं। यही स्थिति है। दूसरी चीज है मानसिक संक्रमण। अगर मान लीजिए कि कोई हिंदू संस्थान वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें चल भी रही हैं, जैसे मैंने देखा कि कुछ जो है संस्कृत विद्यालय हमारे यहाँ हैं, जो है 2-4 आरएसएस वाले चलवा रहे हैं, कुछ सरस्वती शिशु मंदिर हैं जहाँ अनुशासित तौर पर, सांस्कारिक तौर पर और बेहतर तरीके से आज भी पठन पाठन होता है। लेकिन अगर कोई अभिभावक के दिमाग में ये चीज़ आता है, अगर हम कह देंगे कि हमारा बच्चा संस्कृत को हाउ मुफ्त वाले में पढ़ता है, मैंने भले वहाँ फीस लगती हो, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाती, इसलिए कोई वहाँ पढ़ाना नहीं चाहता है। उसको शर्म की अनुभूति होती है अगर कोई पढ़ा भी रहा है। लेकिन अगर वो जो है कोई पूछ रखा, अरे फला सेंट स्कूल में, तो सेंट स्कूल का नाम लेते हुए उसका जो कहने वाला, उसका भी कलेजा फूल के एकदम गुब्बारा हो जाता है और सुनने वाला का सब थोड़ा नीचा हो जाता है, उसका ऊंचे होकर बात करता है, अरे फलाने का लड़का सेंट में पढ़ा हुआ। तीसरा है RTE एक्ट। RTE एक्ट के बारे में आप लोग कम जानते होंगे। इस एक्ट में प्रावधान है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को आर्थिक लाभ दिया जाता है। वहाँ पर जो बच्चों का फीस होता है इसीलिए कम होता है क्योंकि वहाँ उनको इकोनॉमिक वेटेज दिया जाता है। उनको आर्थिक फीस, उनको फीस भी कम देना है और उनको ज़्यादा जो है सरकार के द्वारा मदद भी मुहैया कराई दी जाती है, जिससे वहाँ फीस में भी छूट मिल जाता है छात्रों को, और छात्रों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा भी उन कॉलेजों में हो जाती है क्योंकि भैया सरकार उनको आर्थिक लाभ भी दे रही है। जबकि जो साधारण कॉलेज हैं उनको ना फीस में कोई छूट मिल रहा है, ना कोई आर्थिक लाभ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये भी एक कारण है जहाँ तक मैंने दौड़ाया दिमाग। केरल में अगर शिक्षा पर जब बजट देखें तो लगभग 10%, यानी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रांत शिक्षा पर जो है खर्च करता है तो केरला खर्च करता है, यह सच्चाई है। लेकिन उस 10% बजट में हम ये मानते हैं कि शिक्षा पर खर्च नहीं, उसमें 10% शिक्षा में बजट में से अधिकांशतः बजट जिहाद पर खर्च होता है और एक अच्छा खासा बजट मीडिया मैनेजमेंट पर खर्च होता है कि मीडिया जो वहाँ पर गलत कुकृत्य हैं उन कुकृत्यों को भी कैसे छिपाने का कार्य करे। जिहाद में कैसे जो है पैसे देकर के लोभ प्रलोभन और जो है मानसिक संक्रमण करके वहाँ पर जो है धार्मिक परिवर्तन करने का कार्य किया जाए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो 2 लाख शिक्षण संस्थान, शिक्षक लगभग केरला में तैनात हैं, जिसमें 38% शिक्षक केवल और केवल हिंदू हैं। और उन 38% में भी मैंने आंकड़ा निकाला 30% अपने आप को नास्तिक वाले खेमे में से आते हैं, केवल 8% हिंदू है जो अपने आप को सनातनी वहाँ मानता है। आप समझ सकते हैं कि वहाँ की आबादी और वहाँ के छात्रों को हम किस दिशा में जाते हुए देख सकते हैं। और वहाँ आबादी जो बात करते हैं हमारे खैर राहुल गांधी जिसके सिरमौर हैं, सबसे पहले वही निकल के आए और विपक्ष के लोग झुंझुना पीटते हुए उनके पीछे पीछे जो है बजाते हुए निकल देते हैं। तो उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग जो है आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी की बात करते हैं, केरला में उनका वो संगीत वाला राग काहे गायब हो जाता है भाई? वहाँ भी अगर जो है 51-52% हिंदू है तो शिक्षक के पद पर 52% हिंदू क्यों नहीं है? वहाँ ये चर्चा नहीं होती है, वहाँ ये झुंझुना नहीं चलता है।
और आज एक आंकड़ा हमने पाया कि सबसे कम अगर SC/ST शिक्षक कहीं किसी प्रांत में हैं तो केरला में हैं। कारण उसके पीछे यह है कि जो अल्पसंख्यक संस्थान है उन अल्पसंख्यक संस्थानों में कोई उनको आरक्षण नहीं दिया जाता है और वहां कोई जो है SC/ST का हितैषी देश नजर नहीं आता है। यानी बैठ के केवल और केवल यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में हमारे ही सर पर जो है सारा जो तुम बोझ डाल के और हम न्याय दिलाते हो। वहां जो है SC/ST के लिए कोई आवाज उठाने वाला, कोई न्याय की मांग करने वाला नजर नहीं आता है, क्योंकि वहां इनके रिश्तेदार लोग बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में थोड़ा सा हम देख लें, शिक्षा की तो हमने बात किया ही, वहां भी जिहाद नजर आएगा। 938 संस्थान कुल स्वास्थ्य मतलब अस्पताल हैं केरला में, जिसमें 928 पर ईसाई और मुस्लिमों का कब्जा है और केवल 10 संस्थान हिंदुओं के हैं। उद्योग के क्षेत्र में अगर हम देख लें तो हिंदू मात्र 28% उद्योगों में भागीदारी रखता है 100 में से, बाकी जो है इन दोनों मजहबों के पास है। कृषि में अगर हम हिस्सेदारी देख लें तो 24% केवल हिंदुओं के पास हिस्सेदारी है, बाकी इनके पास है। आज बहुसंख्यक होने पर जब जो है हिंदुओं की स्थिति है, तो कल अगर 10 सालों के बाद जब केरला में अल्पसंख्यक की स्थिति में आ जाएंगे और भारत में जो है अगर 40-50 सालों के बाद जैसे कि जो है चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं जो है अभी जिस प्रकार से आपने देखा कि पढ़े लिखे आतंकियों की एक फौज पकड़ी गई थी दिल्ली ब्लास्ट के पश्चात, वो स्वयं कबूल रहे हैं कि हाँ 2040 तक हमको इनको जो है इस्लामी राष्ट्र बनाना है। तो अगर ये स्थितियां आई तो आज बहुसंख्यक होने के बाद जब आपकी स्थिति है तो अल्पसंख्यक होने पे आपकी क्या स्थिति होगी, ये शायद विचारणीय है। केंद्र स्तर और अब देख लीजिए कि इतना होने के बावजूद नॉर्वे की पत्रकार महोदया को जो है भारत में अल्पसंख्यकों पर तरस नजर आ रहा है, अल्पसंख्यकों पर तरस नजर आ रहा है। और भारत में उठा के देख लीजिए कि ताली पीटने वाले जो है लोगों की कमी नहीं है। जो नॉर्वे की पत्रकार को केवल 400 लोग जो है उस पर फॉलो करते थे, ट्विटर पर, एक्स पर फॉलो करते थे। चर्चा में आने के पश्चात उनके जो है फॉलोअर केवल 2 दिन में 45,000 हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो जिस देश में ऐसे जयचंद और मीर जाफर बैठे हों, और आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों जो है इस देश के प्रति ऐसे जो है बयानबाजियां विदेशों में की जाती हैं, न एक को पैसा उसको मिले, इतने फॉलोअर बढ़े ना, तो 2-4 बार विवादों में चलिए, 2-4 बार गाली वाली को दे दीजिए, 2-4 बार अपने आप को सेकुलर बना दीजिए, वैसे ही फॉलोअर बढ़ते चलेंगे। फॉलोअर बढ़ाने का भी एक तरीका है। केंद्र स्तर पर अगर हम शिक्षा के मामले में 1 मिनट और लेना चाहेंगे आपका, देखें तो स्वतंत्रता के पश्चात अधिकांशतः जो भी शिक्षा मंत्री हुए वो मदरसा छाप या तो मुस्लिम हुए और या तो कम्युनिस्ट अथवा वामपंथी हुए। देख लीजिएगा उठा के आप। तो संघ स्तर पर भी हम भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा की क्या कामना कर सकते थे? जितने भी नियम, जितने भी कानून, जितने भी पाठ्यक्रम बनाए गए, सब उसी अनुरूप बनाए गए। और इसी का आज प्रतिफल है कि जब 2 अक्षर हम पढ़ लेते हैं, जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा उतना ज़्यादा नास्तिक अपने आप को मानने लगता है, क्योंकि हमारी पाठ्यक्रम, हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारे शिक्षक ही इसी व्यवस्था से चुने जाते हैं कि वो आपको उसी व्यवस्था के सुपुर्द कर देते हैं। 2014 के बाद निजाम बदला, सोचा गया कि अब भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन निजाम ने विश्व जीतने का जो भ्रम पाला हुआ था, वह विश्व जीतने के लिए जो निकले वो तो ऐसे जो है सेनाओं को लेकर के निकले कि जिनके घोड़े ही पोलियो के शिकार थे, उन घोड़ों को ही पोलियो मार गया था। जितने भी शिक्षा मंत्री जो है मोदी जी के आने के बाद बैठे, सब पोलियो के दंश के शिकार थे, सब मानसिक तौर पर करते थे, देवलिया पंथ के शिकार थे। जो स्वयं कक्षा 12 भी नहीं पढ़ी हैं, स्मृति ईरानी जैसे महोदया से शुरुआत किया जाता है, निशंक साहब आते हैं, प्रकाश जावड़ेकर आते हैं, और आज धर्मेंद्र प्रधान तो झंडा ही गाड़ के चल रहे हैं। शायद यदि वास्तव में जीवित आत्माओं के द्वारा आगे भविष्य में इतिहास का लेखन होगा, मैं जीवित आत्माओं शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इतिहास का लेखन वास्तव में जब पूर्वाग्रह से होता है तो मरी हुई आत्माएं करती हैं, लेकिन वास्तव में यदि निष्पक्ष लेखन भविष्य में इतिहास का, वह जीवित आत्माओं के द्वारा इतिहास का लेखन हुआ, तो आने वाला इतिहास कई मुद्दों पर मोदी जी का वास्तव में महिमा मंडन करेगा। उन्होंने देश को अपने 2014 के पश्चात बहुत सारे मुद्दों से मुक्ति दिलाया, चाहे वो आतंकवाद हो जाए, चाहे 370 का मसला हो जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे, चाहे आज जो है नक्सलवाद के जो है मसले पर देख लिया जाए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने बेहतर काम किया, काबिल तारीफ काम किया, जिसकी हम कभी अपेक्षा और उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, उम्मीद भी खो चुके थे। लेकिन यह भी सत्य है कि उसी मूल्यांकन में अभी मूल्यांकन किया जाएगा कि जब शिक्षा के क्षेत्र में जो है इतिहासकार इतिहास लिखाना शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं इनकी जो कारगुजारियां हैं
और जिस प्रकार से इन्होंने कम्युनिस्टों के सामने लड़ने के बजाय जो है पीठ पीछे करके हथियार डाल दिए हैं और जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को आज चौपट करने में और भी व्यापक योगदान दिया है, इसके लिए शायद ही इतिहास इन्हें कभी माफ करेगा। धन्यवाद। अगर आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं।